बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों देखिए, आप रिक्वेस्ट करें और हम आपकी बात ना मानें। रफ़ी साहब को आज फिर हमने जो है आपके सामने मदऊ किया है कि मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है। बाज़ बड़ी-बड़ी आइटम एकदम से फ्लोर पे आ जाती हैं और उसके बाद वो रिकवर भी नहीं कर पाती और इंडेक्स मुसलसल वो गिरावट का शिकार है। आज हमने काफ़ी कुछ आपके ही जो क्वेश्चन आपने मुख्तलिफ वीडियोस में पूछे हैं, वो हम रफ़ी साहब से पूछेंगे और अपनी वो माहिराना राय से आपको आंसर भी देंगे। और आपने देखा माज़ी में जो प्रेडिक्शंस रफ़ी साहब ने की, एज़ रिगार्डिंग मार्केट परफॉर्म भी कर रही है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। मार्केट में वो चीज़ें भी आपको बताई जाएँगी जो कि पस पर्दा नहीं बताई जाती। यानी कि खुल के जो बातें हैं मार्केट के मुतालिक, जो आप तमाम दोस्तों के लिए बेहतर हो, आपकी रहनुमाई हो और आप उससे बहुत सारा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि कुछ इश्यूज़ भी चल रहे हैं मार्केट में, पॉजिटिव खबरें भी बहुत ज़्यादा है। अब आपने कौन-सी डायरेक्शन देनी है, मार्केट में पॉजिटिव बैठना है या फिर थोड़ा मोहतात होके बैठना है, इसके हवाले से आपको गाइड किया जाएगा। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने दोबारा हमें टाइम दिया। व्यूअर्स की डिमांड को आपने मद्देनज़र रखते हुए आपने कराची से लाहौर तक का ट्रैवल भी किया और वन टू वन जो होती है आमने-सामने मीटिंग, आपने उसको प्रेफ़रेंस किया। थैंक यू। सर, इसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस जो हमारे व्यूअर्स ने पूछे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। टाइम आपका ज़्यादा नहीं लेंगे, बस शॉर्ट सा टाइम इंशाल्लाह होगा कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट की कंडीशन आप देख रहे हैं। मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रही। मार्केट का इंडेक्स 1000-1500 पॉइंट अगर एक दिन बढ़ता है, तो अगले 2-3 दिन मार्केट करेक्शन लेके उससे डबल पॉइंट निकाल रही है। 1,91,000 का हाई मार्केट ने दिखाया और कल मार्केट ने 1,81,000 पे सपोर्ट ली है, लेकिन आज फिर प्रेशर। आप इसके बारे में बताएं कि आगे व्यूअर्स को कैसे स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मेरी अपनी जो असेसमेंट है मार्केट के बारे में, 1,91,000 ये अच्छा एक पीक लेवल है जहाँ पे मार्केट ने टच किया, लेकिन उस लेवल को मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, वहाँ पे मज़ीद आगे बढ़ नहीं पाई। उसकी बजाय मार्केट नीचे की तरफ एक जर्नी स्टार्ट हो गई है और इसकी रीज़न ये है कि बहुत एक लंबा एक बुल रन मार्केट में चला और इसमें छोटी-छोटी करेक्शन तो आती रही हैं, एक बड़ी करेक्शन मार्केट में अभी तक नहीं आई। इस लेवल के ऊपर आके मैं महसूस कर रहा हूँ कि मार्केट में ना सिर्फ ओवरसीज़ इन्वेस्टर की सेलिंग है, बल्कि लोकल इन्वेस्टर की भी बहुत ज़्यादा मार्केट में ऑफलोडिंग हो रही है, जिसके नतीजे में मार्केट के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर और प्राइसेस नीचे की तरफ जा रही है। और उसके अलावा जो अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है, काफ़ी हद तक हमारी एक इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के बारे में, डॉलर के बारे में और दूसरी तीसरी बातें, उसको मार्केट काफ़ी हद तक प्राइस इन बिल्ड कर ली है। तो लिहाजा मैं तो महसूस करता हूँ कि जो एक बैंक्स की अनाउंसमेंट की एक्साइटमेंट थी, वो भी अभी नज़र नहीं आ रही, बल्कि उसकी बजाय हर राइस के ऊपर, हर स्ट्रेंथ के ऊपर सेलिंग ही नज़र आ रही है। और आगे रमज़ान का महीना भी स्टार्ट होने वाला है। हिस्टोरिकली नॉर्मली कि रमज़ान के अंदर भी मार्केट थोड़ी सी स्लो रहती है। तो इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र मेरा ख्याल है मिक्स मंदी की तरफ मार्केट का रुझान है। जी सर, बहुत शुक्रिया। यानी कि आप समझ रहे हैं कि मोहतात होके मार्केट में काम करना चाहिए और जहाँ पे प्रॉफिट्स अच्छे मिल रहे हों, उसको बुक करना एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या आप समझते हैं कि मौजूदा उतार-चढ़ाव ये एक टेम्परेरी है या फिर ये काफ़ी प्रोलॉन्ग हो सकता है? आपके इल्म में होगा कि हमारे एलफी सिक्योरिटीज़ ने पूरे साल का टारगेट 2,10,000 की एसी 100 को मुतय्यन किया है टारगेट। तो आप देखिए कि फरवरी का मिड है, अभी तो पूरे महीने पड़े हुए हैं। तो ऊपर जाने के लिए मार्केट को गुंजाइश पैदा कर दी है नीचे की तरफ। तो इस एतबार से देखा जाए तो 2,10,000 जो हमारी फोरकास्ट है एक इंडेक्स की, वहाँ तक ज़ाहिर तो लगता था कि 1,91,000 के बाद और मुख्तसर सा सफ़र बह गया। तो लास्ट टाइम पीरियड के दौरान भी मैंने कहा था कि इतना आसान नहीं है कि इसको क्रॉस करना, बल्कि नीचे की तरफ जाएगी, दोबारा गुंजाइश बनेगी, फिर जाके 2,10,000 ये ऊपर जाएगी। तो मौजूदा जो एक सेलिंग प्रेशर है, ये डाउन साइड है, मेरा अंदाज़ा ये है कि सिलसिला कुछ अर्सा जारी रहेगा। अलबत्ता बीच में छोटे-छोटे ये सपोर्ट लेवल आएँगे, जैसे 1,80,000 का है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट को मिलेगी, तो मुमकिन है कि वहाँ से एक अपसाइड आप छोटा-सा आपको एक राइज़ नज़र आए। लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी टू सेल होगा, ना ये कि वहाँ पे पोर्टफोलियो बनाएँ
या इन्वेस्टर करे, वहाँ पे माल बेचना चाहिए। तो इस एतबार से देखा जाए तो मेरा व्यू मार्केट में डाउन साइड की तरफ है। जिस तरह मैंने अभी चंद मिनट पहले कहा, मिक्स टू मंदी, अप एंड डाउन होते हुए डाउन साइड मार्केट चल जाएगी। थोड़ा इस हवाले से बता दें। देखिए, मार्केट में खबरें तो बहुत अच्छी है। ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं और इसके साथ-साथ जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगज़ेब साहब, वो भी कह रहे हैं कि हम तो आईएमएफ का टोटल जो कर्ज़ा हमारे पे वो ख़त्म करने जा रहे हैं और इसके बगैर भी हम चल सकते। क्या ये रियलिस्टिक बात है या कि बस सिर्फ़ समझने के एक अपने दिल को सहारा देने वाली बातें? इसमें ना हमारे साथ 2 बातें हैं। एक ये है कि आईएमएफ के कर्ज़े की मुकम्मल अदायगी, और दूसरा ये है कि आईएमएफ का मौजूदा प्रोग्राम से निकल जाना। मेरे ख्याल के मुताबिक तो वार्डन ने ये कहा होगा कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम से मिटे जाएंगे, क्योंकि कर्जा तो पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनके बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत वक्त लगेगा पाकिस्तान को अदायगी के लिए। अलबत्ता ये बहुत ज़्यादा चांस है कि आईएमएफ के मौजूदा प्रोग्राम को कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम की ज़रूरत पेश ना आए। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक खुशफहमी है। जो हालात हैं और जो गवर्नमेंट के इक़दामात हैं, वो तो लगता है कि टेम्परेरी तौर पे वक्त गुजारने के लिए है। कोई ऐसे बहुत बड़े कोई स्ट्रेटेजिक किस्म के रिफॉर्म्स हमने नहीं किए कि जिसके नतीजे में दोबारा आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना ना पड़े। आईएमएफ की तरफ से जो इक़दामात है इसमें बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी है, और इसी तरह हमारे पास जो प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर भी अमल दरामद हुआ, लेकिन बहुत कम हुआ। तो अगर इसी स्पीड के साथ स्ट्रेटेजिक किस्म के रिफॉर्म्स किए बगैर हम प्रोग्राम से निकलते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा देर तक आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर रह सकेंगे। कि मेरा अपना व्यू है, मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अभी जो इक़दाम होने चाहिए आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर से बचने के लिए, वो इक़दाम मुकम्मल तौर पर भी नहीं हुआ। जी, ज़बरदस्त हो गया रफ़ी साहब। अब ये एक क्वेश्चन है कि अगर लेट्स सपोज़ इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम ये आईएमएफ को खैरबाद कह दें और पाकिस्तान के इतने वसाइल हो जाएँ कि हम खुद जो है उसको सारा चला सकें। तो अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर निकल आते हैं, नेक्स्ट आने वाला प्रोग्राम नहीं देते, तो इससे हमारी मईशत, महंगाई, ज़र मुबादला के ज़खायर पे क्या असर आ सकता है? क्या ये इसके लिए पॉज़िटिव होगा या नेगेटिव हो? ये मैं बड़े माज़रत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे ख्याल के मुताबिक तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का या पाकिस्तान का एज ए स्टेट आईएमएफ के प्रोग्राम से निकलना इंतहाई नुकसानदेह होगा। इससे नतीजे में जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन किसी हद तक हमने कायम किया हुआ है, उससे हम आज़ाद हो जाएंगे, और उसके बाद हम इंपोर्ट भी ओपन कर देंगे, सब्सिडीज़ भी देना शुरू कर देंगे, और जो रेवेन्यू कलेक्शन की एफर्ट्स हैं, जो आईएमएफ का प्रेशर है, वहाँ पर भी लापरवाही करेंगे। और प्राइवेटाइजेशन जो कि इस हकूमत के लिए पाकिस्तान के लिए इंतहाई नागज़ीर है, आईएमएफ का प्रोग्राम ना होने के नतीजे में वहाँ पर भी सुस्ती होगी। नतीजा क्या होगा कि डॉलर बेकाबू हो जाएगा इंपोर्ट बढ़ने के नतीजे में, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और मामलात खराबी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान को सख्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन के जवाब में आपसे मैंने अर्ज़ किया कि आईएमएफ के प्रोग्राम को मुश्किल जैसे तैसे करके स्कोरिंग करते हुए हम इसको पूरा कर रहे हैं। जिस तरह उसकी रूह है, जिसकी जो स्पिरिट है, जिस तरह होना चाहिए, मुकम्मल तौर पे अमल दरामद के अंदर कमी है। अगर ये मुकम्मल तौर पे अमल दरामद हो, रिफॉर्म्स हों, तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से काम किया जाए, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आईएमएफ के प्रोग्राम से दूर रहेंगे। तो मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इन शॉर्ट ये है कि आईएमएफ के प्रोग्राम के निकलने के नतीजे में खराबी के बहुत ज़्यादा आसार। जी व्यूअर्स, रफ़ी साहब ने बहुत ज़बरदस्त ये बात कही कि देखें, बज़ाहिर तो हमें अपनी आवाम को यानी कि पाकिस्तानियों को, जो हमारे दूसरे भाई हैं, उनको बताने की हद तक तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन आईएमएफ के बगैर अभी चलना यानी कि मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो मुल्क के हमारे हालात हैं। उसके अलावा देखें कि जैसे जैसे हम आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ हैं तो हमारी जो क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो रही है, और उसके बाद जो मज़ीद फर्दर लोन लेते हैं हम, उसमें भी आसानी पैदा होती है, क्योंकि आईएमएफ के ट्रैक पे हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हमें उस सिलसिले में अगर इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है तो मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं। सर, एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि देखें, पीआईए काफ़ी इसकी निचकारी लटकी हुई थी, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बड़े मुश्किल मामलात हुए थे, लेकिन बिल आखिर जो है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने इसको दूर किया और ये स्टेप एक अहेड हम आगे हो गए।
ठीक है, पीएलए इस वक़्त वो प्राइवेटाइज़ होगी। क्या ये पीएलए के लिए बेहतर है, ये सर्वाइव कर पाएगी कंपनी? और इसके बाद जो आइंदा हमने फर्दर्स जो कंपनीज़ का वो प्राइवेटाइज़ेशन के लिए किया, क्या वो भी हो पाएँगी या बस ये सिंगल यही होनी? तो यही है कि मेजकारी मेरे हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त और कामयाब एक अटेम्प्ट है। और ये निष्कारी होने के बाद मेरा ख्याल ये है कि जो कंसोर्शियम इसको टेक ओवर कर रहा है, उनके फाइनेंशियल मसल भी हैं और मैनेजमेंट के बहुत ज़बरदस्त किस्म के टैलेंट कोई कंसोर्शियम के पास है। ये पीआई अब इंतहाई कामयाबी के साथ आप कनाक करेंगे और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। इसके अंदर फर्दर 125 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके नए जहाज़, नए रूट्स और तमाम चीज़ों के ऊपर बेहतर मामल। तो मैं तो इसको बहुत खुशाइन समझता हूँ कि बहुत अच्छे कंसोर्शियम के हवाले पीआई को किया गया, जिसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि पीआई को एक कामयाबी हासिल होगी, बल्कि इसके बाद गवर्नमेंट के आइंदा जो प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम्स हैं, उसको भी सपोर्ट मिलेगी। तो मैं ख्याल करता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट निजकारी के प्रोग्राम के ऊपर ना सिर्फ अमल दरामद करेगी, बल्कि मज़ीद कुछ प्रोजेक्ट्स को मुख्तलिफ कंपनीज़ को, अदारों को निजकारी करेगी। मैं इस बारे में पूरी उम्मीद हूँ, ये काम होगा। सर एक ये भी बता दें पॉइंट, क्या ये जो हम बड़े दानों की निष्कारी कर रहे हैं, ये जो है हमारे लिए बेहतर होगी या कि नुकसानदेह? क्योंकि बाज़ लोग देखें ना, काफ़ी ज़्यादा जो ये भी बातें जो है वो सरगर्दिश हैं कि ये पाकिस्तान के इदारों को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी कि एक नेगेटिव व्यू जो भी है जा। तो इसके हवाले से बताएँ कि ये नेगेटिव है या कि पॉज़िटिव है हमारी मशक के? इसमें मैं 2 असूल आपको बयान करता हूँ कि आजकल की जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जिसमें पाकिस्तान भी इसी सोसाइटी के तहत काम करता है, इसमें कारोबार करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं होती। कारोबार प्राइवेट सेक्टर करता है, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है और इसको एक गाइडलाइन और एक एक्शन प्लान देती है, जिसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर इसमें काम करता है। तो लिहाजा पहला असूल तो ये है कि गवर्नमेंट का काम नहीं है कारोबार करे, कारोबार करना सिविलियन का नाम। नंबर 2, ये हमारे यहाँ पिछले दिनों में जो मामलात चल रहे थे पढ़ने के, उसमें बहुत सारे इदारे, बहुत सारे असासे गवर्नमेंट की मलकियत थे। अगर तो ये इदारे कामयाबी के साथ प्रॉफिटेबल अंदाज में चलते चले जाते, तो मुमकिन था कि इसको कंटिन्यू करें। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि ये इदारे गवर्नमेंट ने कंट्रोल के अंदर आने के बाद मसलसल नुकसानात से दो चार रहे, खसारे के अंदर चलते रहे और ये बर्डन गवर्नमेंट अपने बजट में भी लेती रही है और अल्टीमेटली जो आम टैक्स पेयर है उसका बर्डन उनके ऊपर आता है। तो लॉस करने वाले इदारों को रखने की बजाय गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज़ है, इसको डिस्चार्ज करके प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देना, मैं समझता हूँ ये मुस्बत है, नेगेटिव नहीं है। 2 बातें हो गई, एक ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कारोबार करना, नंबर 2 लॉस मेकिंग यूनिट रखते हुए अवाम के ऊपर जो अवाम टैक्स पे करती है वहाँ से उसकी अदायगी करना, ये दोनों चीज़ें सही नहीं है। सर नेक्स्ट है कि डॉलर तकरीबन पिछले 2-3 माह से काफ़ी लगा लें हमारा रुपी डॉलर के मुकाबले में स्टेबल, यानी कि जैसे पहले एक टाइम पे हुआ था कि डॉलर 320 के करीब-करीब एकदम से एक्सीड होके चला गया, काफ़ी मसले मसाइल और उससे जो है इन्फ्लेशन भी ऊपर आया, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने शुरू हुए। तो अब ये 3-4 माह से स्टेबल है। क्या ये आगे आने वाले दिनों में स्टेबल रह सकता है या इस पे कोई प्रेशर वगैरह आ सकता है? और अगर ये स्टेबल रहता है, मज़ीद अगर रुपी एप्रिशिएट होता है, तो ये हमारी मुआशरत के लिए किस हद तक बेहतर हो सकता है? ज़रा इसके बारे में बताइए। ये आपने बड़ी सही बात कही, गुज़श्ता 6 से 7 माह से पाकिस्तानी रुपये और डॉलर पैरिटी स्टेबल है। ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है और आईएमएफ के अंडर कंट्रोल जो सिस्टम चल रहा है, उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारे बढ़ रहे हैं। इस वक्त 20 बिलियन के लगभग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है और ये पैरिटी 280 के कुछ अराउंड ₹1 ऊपर ₹1 नीचे ट्रेड हो रहा है। इससे एक्सपोर्ट करने वाले, इससे इंपोर्ट करने वाले एक सेफ फोरकास्ट के मुताबिक प्लानिंग के साथ अपना बिजनेस कर सकते हैं। मैं इसको बहुत ही मुस्बत समझता हूँ और इसने गवर्नमेंट की जो एक स्टेबिलिटी इकोनॉमी के अंदर आई है, उसकी ये नुमाइंदा भी है। डॉलर और रुपी एक स्टेबल रह रहा। अब अगला सवाल ये है कि आइंदा दिनों में ये कैसा रहेगा। ये सारे का सारा डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर। अब मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक गवर्नमेंट का प्लान यही है कि अभी तक तो हमने फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ डॉलर को भी कंट्रोल किया, महंगाई को भी कंट्रोल किया, तमाम चीज़ों को हमने मैनेज करके चल रहे हैं। अब थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ हम जाए। जब गवर्नमेंट ग्रोथ की तरफ जाएगी तो लाजमी उसके नतीजे में थोड़ा सा इंपोर्ट को ईज करना पड़ेगा। जब इंपोर्ट बढ़ेंगे, सर्टन लेवल से ज़्यादा चली गई
और करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ता चला गया, डॉलर रिजर्व नीचे की तरफ आने शुरू हो गए। तो अगर ये सूरत हाल होती है तो ये डॉलर इस प्राइस पे नहीं रहेगा कि ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब ये गवर्नमेंट की मैनेजमेंट है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में अटैक करे और काफ़ी हद तक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बरकरार रखते हुए एक टाइट रोप के ऊपर चलते हुए ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी को अडॉप्ट करें। अगर इसमें ज़रा सी डील थी तो मुझे शदीद खदशा ये है कि डॉलर की प्राइस ये नहीं रहेगी, ये रुपये के मुकाबले में बढ़ जाएगी। अगर से दुनिया में डॉलर वीक है एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज, लेकिन रुपये के मुकाबले में ये फीचर से आगे बढ़ जाएगा अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू कर। ये खदशात है मेरे ज़िंदगी। सर एक पॉइंट यहाँ पे यानी कि है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी व्यूअर्स ने पूछा है, T+2 पहले होता था, अब ये T+1 होने जा रहा है। अब काफ़ी व्यूअर्स जो है ये पूछना चाह रहे हैं कि असल में एक तो थोड़ा ये बाजी कर दें कि T+2 क्या था और ये T+1 होने जा रहा है, और दूसरे नंबर पे ये मार्केट के लिए कितना बेनिफिशियरी है और इन्वेस्टर्स के लिए ये किस हद तक मुफीद हो। T+2 सिस्टम ये था ट्रेड+2, यानी जिस दिन आपकी ट्रेड हो और उसके 2 दिन के बाद दूसरे दिन आपकी सेटलमेंट हो जाती है। अगर आपने शेयर खरीदे हो तो आपको डिलीवरी मिल जाएगी अगेंस्ट पेमेंट, और जिन्होंने शेयर बेचे हो वो डिलीवरी के अगेंस्ट में वो सारा सेटलमेंट हो जाती है। अब इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के पेश नज़र पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने T+1 ये ट्रेड+1, यानी मंडे को आपने ट्रेड किया ट्यूसडे को सेटल हो जाएगा, ट्यूसडे को आपने ट्रेड किया तो वेडनेसडे को सेटल हो जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल लेवल पे एक पॉजिटिव सिग्नल है कि पाकिस्तान दुनिया की जो 7 मार्केट्स हैं उनमें से एक मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टाइम के ऊपर सेटलमेंट हो जाती है। जितने शॉर्ट टाइम में सेटलमेंट होती है उसका मतलब ये होता है कि सेटलमेंट रिस्क को आपने कम कर दिया। जितने सेटलमेंट के दिन में वक्फा बढ़ता है उसमें सेटलमेंट का रिस्क बढ़ जाता है, उसमें प्राइसेस की अप एंड डाउन के नतीजे में रिस्क रहता है। नंबर 2, इसमें मार्केट के पार्टिसिपेंट यानी ब्रोकर के नुक्ता नज़र से ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि जो ब्रोकर को ट्रेड के अगेंस्ट एक्सपोजर के अगेंस्ट जो अपने शेयर्स और कैश डिपॉजिट करना पड़ता है वो कम अरसे के लिए डिपॉजिट करना पड़ेगा। यानी कि इसके नतीजे में ब्रोकर की कैपेसिटी टू हैंडल द बिजनेस बढ़ जाएगी। तो इस एतबार से देखा जाए तो इन्वेस्टर के लिए भी बेहतर है, रिस्क कम हो गया, ब्रोकर के लिए भी बेहतर हो गया कि उनका बिजनेस करने की कैपेसिटी बढ़ गई, और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही मुस्बत एक सिग्नल जाएगा कि पाकिस्तान सेटलमेंट रिस्क को कम करके T+2 की बजाय T+1 पे आ गया है। तो मैं इस चीज़ को बहुत ही मुस्बत समझता हूँ। अब क्योंकि हमारे यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में बैंक्स के अंदर फंड ट्रांसफर क्विकली बड़े फास्ट तरीके से ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाते हैं, तो लिहाजा पेमेंट की ट्रांसफ़र, अमाउंट की ट्रांसफ़र, फंड की ट्रांसफ़र अब कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ब्रोकर के ऊपर भी पैसे इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाते हैं क्लाइंट्स को, क्लाइंट की तरफ से पेमेंट इमीडिएटली ब्रोकर के अकाउंट में आ जाते हैं फॉर सेटलमेंट पर्पस। तो उसमें कोई हर्डल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। मैं इसको बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ कि हमारे स्टॉक मार्केट की डेवलपमेंट के लिए एक ये अहम इकदाम है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आपने ये बताना है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा चैनल का जो सबसे बुनियादी पहलू होता है ना, वो ये होता है कि छोटे इन्वेस्टर को किसी तरीके में मार्केट में ट्रैक ना होने दिया जाए, क्योंकि अक्सर होता है नया ब्लड आता है वो कुछ ऐसी आइटमों में फंस जाते हैं, जैसे कि देखें बीको 68 से जो है अपना स्प्लिट होके वो 6.5-7 पे घूम रहा है 4 पॉइंट में। एफनेल है वो 17 से वो नीचे ₹1.5 पे आया हुआ। वो छोटा इन्वेस्टर समझता है जी कम रेट वाली आइटम है उठाए उन्हें, असल वो नहीं होता मकसद। असल में अब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे आप थोड़ा अपने लिहाज से व्यू दें कि आप छोटे इन्वेस्टर हैं, आपके पास कम सरमाया है, तो आपको क्या करना चाहिए ताकि वो आपको फॉलो करें और उस हिसाब से वो मार्केट से बचें, क्योंकि इस वक्त मार्केट ट्रैप भी कर रही है और उसके बाद कुछ आइटमें ऐसी हैं जिनके आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है आइटमें, और बिल्कुल लगा ले कि कचरा टाइप यानी कि आइटमें जिसमें कि हर सीजन में लोग फंस जाते हैं, उसमें निकलना मुश्किल होता है। थोड़ा सा इस बारे में गाइड कर दीजिएगा और दूसरा क्वेश्चन भी साथ ही आंसर दे दीजिएगा। इक्विटी के हवाले से ज़रा थोड़ा आप बता दीजिए कि इसमें काफ़ी कंसर्न्स शो कर रही है गवर्नमेंट कि अगर बैरिक गोल्ड जो कि काम कर रही है इक्विटी पे, वहाँ पे सिक्योरिटी के खतरात हैं, ठीक है ना, खदशात है काफ़ी। तो उसको लेके अगर ये कुछ मामला पेंडिंग में जाता है, जैसे वो कैंसिल करके अपने कंट्री वापस जाते हैं, तो हमारा मुशत पे क्या प्रेशर आ सकता है, और क्या ये वाकई इस तरह का कंसर्न है या कि ये कुछ इस तरह की बातें नहीं है, मामला जो है वो सेव है।
ये हमें भाई आपको याद होगा कि हर इंटरव्यू में हर जब भी मौका मिल जाए आपसे गुफ्तगू करने का, स्मॉल इन्वेस्टर के लिए मेरी हमेशा एडवाइस ये होती है कि आप स्पेकुलेटिव शेयर्स के अंदर काम ना करें, सुनी सुनाई स्टोरीज के अंदर काम ना करें। आप अपने ब्रोकर से या जो भी आपका एडवाइज़र है उससे मशवरा करें, उनसे क्वेश्चन करें कि कंपनीज़ की फंडामेंट्स क्या हैं, इसकी अर्निंग क्या है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इस पे डिविडेंड का ट्रेंड रिकॉर्ड क्या है। और इसी तरह और भी चीज़ें होती है, प्राइस अर्निंग रेशियो होती है, उसकी बुक वैल्यू होती है। ये बेसिक क्वेश्चंस है कि आप किसी भी कंपनी का जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बाकायदा मेहनत करके, वर्किंग करके, रिसर्च करके इसके बारे में मालूमात जमा करनी चाहिए। और इन मालूमात और रिसर्च की बेस के ऊपर आपका डिसीजन होना चाहिए, ना ये कि सट्टेबाजी सुनी-सुनी बातों में ना गए। ये एडवाइस आपको हमेशा करता हूँ, आज इसलिए मैंने इसको रिपीट भी कर दिया कि ये बातें अभी भी उतनी ही अहम है स्मॉल इन्वेस्टर के लिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हुए उसके मेरिट्स के ऊपर जाए। दूसरी बात ये है कि मार्केट में अप एंड डाउन तो होती है, काम करने वाले करते हैं, लेकिन आपने अपना ऑब्जेक्टिव तय करके उसके मुताबिक काम करना है। स्टॉक मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन भी है, ट्रेडिंग भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। तो मैं तो ज़्यादातर लोगों को कहता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करें, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर उसके अंदर स्टे करें, डिविडेंड इनकम के ऊपर रिलाय करें। वो थोड़ी अमाउंट आप ट्रेडिंग के लिए रखें जिसका मकसद आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करना। ना ये कि ट्रेडिंग के नतीजे में मैक्सिमम इनकम कमाना, नो। आपका जो असल इनकम होगी वो आपकी डिविडेंड और कैपिटल गेन होगा पोर्टफोलियो के ऊपर, और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए आप 25 to 30% कैपिटल को आप ट्रेडिंग के लिए मुख्तस रखेंगे। अगर इस कम्बिनेशन के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नुकसान से भी बचे रहिए और मार्केट की अप एंड डाउन उससे भी महफूज रहे। जहाँ तक ताल्लुक है इक्विटी का, ये पाकिस्तान की एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है। इसके अंदर मार्शल ये कनाडा और दूसरे कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर हैं वो शामिल हैं। सऊदी अरब भी इसमें इंटरेस्टेड है और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। अगर ये कामयाबी से हमको नाम होता है तो पाकिस्तान में ना सिर्फ मिडल ईस्ट से बल्कि अमेरिका से बहुत ज़्यादा माइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट आने का चांस है। अब इसके अंदर जो खदशात हैं वो बिल्कुल जायज़ और जेन्युइन है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक लहर चल रही है। उसमें ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि केपी और पंजाब, बल्कि अभी चंद दिन पहले आपने देखा इस्लामाबाद में एक सुसाइड टाइप हुआ जिसमें बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हो गई। इन हालात में फॉरेन इन्वेस्टर क्या लोकल इन्वेस्टर भी किसी जगह इन्वेस्ट नहीं करता। तो इसी चीज़ के पेश नज़र गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी और दूसरी जो अदारे हैं इसके ऊपर भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। ऑपरेशन जारी है, वो केपी के अंदर भी जारी है, ऑपरेशन बलूचिस्तान के अंदर भी जारी है। इसके अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस चीज़ के, इस ऑपरेशन के नतीजे में हमने कामयाबी से हमकिनार होना है। इसको एट एनी कॉस्ट इस दहशतगर्दी को ख़त्म करना है ताकि इन्वेस्टमेंट का माहौल और दूसरी लोगों की ज़िंदगी आसान और महफूज तरीके से चले। लिहाजा मैं तो इसके बारे में बहुत ही मुस्बत हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल है मिलिट्री के, इंटेलिजेंस के और दूसरे रिसोर्स से, इसको बरकरार लाते हुए हम दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर जंग करते हुए कामयाबी से हम तैयार हो गए और इसके नतीजे में रिकॉर्डी प्रोजेक्ट भी कामयाबी से चलेगा और अमेरिकन और मिडिल ईस्ट की इन्वेस्टमेंट भी आएगी। जिस खदशे का आपने इजहार किया कि बाइंड अप करके चले जाए, मुझे नहीं लगता कि रिकॉर्डी जैसी कीमती और लिक्विडिटी प्रोजेक्ट के अंदर से ये वापस चले जाएँ। अलबत्ता ये हो सकता है कि अमन अमान की सूरत अगर ज़्यादा ख़राब हो तो टेम्परेरी तौर पे इसको रोक दिया जाए उस वक्त तक जब तक कि वहाँ के अमन अमान कायम ना आ जाए। तो इसके बारे में मुस्बत मैं व्यू रखता हूँ कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह खबरें सुनेंगे कि दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पे काबू में कर लिया गया है और दहशतगर्दी को रोक दिया गया है। उसके नतीजे में रिकॉर्डिंग और दूसरे प्रोजेक्ट भी कामयाबी से चलेंगे इंशाल्लाह। वेरी पॉजिटिव। सर एक क्वेश्चन जो व्यूअर्स ने काफ़ी पूछा है, पीएमएल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये 7 साढ़े 7 की लोगों के पास ज़्यादा होल्डिंग पड़ी है और ये ₹4.5 के करीब जाके ये एक्स हुआ है, जो कि इसकी जो रिडक्शन ऑफ शेयर हुई है उसके बाद भी ये स्टिल डाउनवर्ड आ रहा है। तो इसका क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को? इसको सेल कर देना चाहिए या होल्डिंग रखनी चाहिए? इसकी कोई स्ट्रेटजी शॉर्ट में बता दीजिए ताकि उनको थोड़ा व्यू मिलते हैं। ये बीएनएल की कैपिटल रिडक्शन से पहले पूरी मार्केट में सबसे सस्ता शेयर यही था जो 5 साढ़े 5 चल रहा था, बढ़ के 7.40 तक भी गया गालिबा। तो उसके बाद बैंक की तरफ से अनाउंसमेंट आई कि हम इसमें स्पॉन्सर की दूसरी कंपनी को मर्ज कर देंगे। अगरचे हाई कोर्ट से इसकी हाई प्राइस के ऊपर मर्जर का तय हुआ था,
लेकिन इस पर्सन ने बकिया जो शेयर होल्डर थी इनकी फेवर करते हुए एक सर्टन प्राइस के ऊपर इसको मर्ज किया और नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा इसके अंदर कम हुए। अब उसके नतीजे में इसकी प्राइस 92 समथिंग खुली, प्राइस नीचे आ गई। तो लोगों को महसूस हो रहा है इलाका बहुत ज़्यादा इसमें डिट्रैक हो गए क्योंकि तकरीबन 5% रह गया, 95% कैपिटल इसका रिड्यूस हो गया। तो रिडक्शन इन कैपिटल के नतीजे में नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गया। अब 83 83 के ऊपर लोगों को महसूस होता है कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ये तो एक मुख्तसर सा आपको बताया इसके साथ हुआ क्या है। अब इसमें मेरा व्यू ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बैंक परफॉर्म करेगा। लोगों को बेचना नहीं चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला ये अपने हाई लेवल की तरफ जाएगा और बेहतर कैपिटल गेन और बेहतर रिटर्न की पोजीशन लेने होल्ड इट। जी दोस्तों, आपने सुना कि रफ़ी साहब ने स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड किया कि इसको होल्ड रखें, यानी कि आगे नेक्स्ट ये परफॉर्मेंस इंशाल्लाह दिखाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए आपसे जो है वो इजाज़त चाहेंगे। उससे पहले अकाउंट्स के हवाले से बता दूं कि 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक हमारी एक जो है वो समझ लें कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें हम काफ़ी सहूलियात दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को। ये नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, आप आएँ और अकाउंट ओपन करवाएँ हमारे से। जो सर्विसेज जो आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी, यानी कि कोई उसकी कॉस्ट नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने क्या बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, उसके हवाले से सर्विसेज भी होंगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। इन नंबर्स पे आप मैसेज करें और आप मालूमात दे सकते हैं। और किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो आपके पोर्टफोलियो के हवाले से कुछ भी, वो हमारे अपना सीनियर्स भी बैठे हैं और वो आपको उसकी माहिराना राय ज़रूर दी जाएगी। दोस्तों, आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।